स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों कल देर रात को एक बहुत दुखद घटना सामने आई। जैसा कि आप सब जानते हैं, गुजरात के जामनगर में, जो कि गल्फ ऑफ कच्छ के जस्ट नीचे आपको देखने को मिलेगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एयर बेस है, जिसकी वजह से हमारा जो वेस्टर्न बॉर्डर है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। तो कल देर रात को पता चलता है कि एक फाइटर जेट क्रैश हो गया, जिसकी वजह से हमारे जो एक पायलट हैं वो वीर गति को प्राप्त हो गए और जो दूसरे पायलट थे उनको अभी हॉस्पिटलाइज किया गया है। लेकिन यहाँ पर कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार चल क्या रहा है। हर कुछ दिनों में, हर कुछ महीनों में खबर आती है कि हमारा जो फाइटर जेट है वो क्रैश हो जाता है। कभी MiG-21, कभी सुखोई की भी खबर आती है। तो आखिरकार हो क्या रहा है हमारे इंडियन एयरफोर्स के अंदर? क्यों नहीं हमारे जो पुराने फाइटर जेट्स हैं उसको हम हटा क्यों नहीं देते, नए से उसको रिप्लेस क्यों नहीं किया जा रहा है? वो सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो इंसिडेंट है कल 2 अप्रैल को देर रात को आता है, पता चलता है। और अक्सर आपने देखा होगा हमारे जो पायलट्स हैं वो अक्सर ट्रेनिंग वगैरह किया करते हैं। तो उसी के दौरान बताया जा कि यहाँ पर गुजरात के जामनगर में, इनफैक्ट अगर आप देखो तो ये जामनगर रहा जो शहर है, उसके जस्ट बगल में ही, ये पास में जामनगर एयरपोर्ट है, सिविलियन एयरपोर्ट भी है, लेकिन मेनली ये आपका एयर बेस है और काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पेशली जो वेस्टर्न बॉर्डर है हमारा, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर सटता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारी सीमा को प्रोटेक्ट किया जाता है इस एयर बेस के माध्यम से। और बताया ये जा रहा है कि बस कुछ ही देर बाद, जब एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है एयर बेस से, उसके कुछ ही देर के बाद इस जेट के क्रैश होने की खबर सामने आती है। अब देखिए, ये जो जेट क्रैश हुआ है वो है आपका जैगुआर। ये आप देख सकते हो, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कई दशकों से इस जैगुआर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इनफैक्ट ये डीप स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है, जिसको जॉइंटली डेवलप किया गया था ब्रिटेन और फ्रांस के द्वारा ड्यूरिंग 1960s और 70s में, और भारत के एयरफोर्स में इसको 1979 से इंडक्ट किया गया था। और इंडियन एयरफोर्स का स्पेशली ये प्रीमियर ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट है एंड ये लो लेवल स्ट्राइक मिशंस के तौर पर जाना जाता है। न्यूक्लियर डिलीवरी की कैपेबिलिटी रखता है और ऑल वेदर ऑपरेशंस ये कंडक्ट कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इतने वर्षों से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और इसमें कई सारे अपग्रेड भी किए गए हैं, लेकिन ओवरऑल जो ढांचा है पूरा एयरक्राफ्ट का वो काफ़ी पुराना हो चुका है, और जिसकी वजह से कई बार मैल फंक्शंस देखने को मिलता है, टेक्निकल इश्यूज देखने को मिलते हैं, और एंड दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन जिसकी वजह से ये एयरक्राफ्ट जो है वो क्रैश हो जाते हैं। खैर, मैं ये जो कल क्रैश हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताता हूं। जैसा कि मैंने आपको बोला कि यहां पर कुछ ही देर के बाद, टेक ऑफ करने के कुछ ही देर के बाद ये जेट क्रैश हो गया था, और ये बेसिकली नाइट ट्रेनिंग सॉर्टी चल रही थी। जो हमारे पायलट्स हैं उनको ट्रेनिंग एक प्रकार से दी जा रही थी, तो उसमें 2 पायलट थे इस एयरक्राफ्ट पर। और एज पर प्रोटोकॉल, जब भी किसी प्रकार का टेक्निकल मैल फंक्शन होता है मिड एयर में, तो प्रोटोकॉल के हिसाब से जो पायलट्स हैं उनको इजेक्ट करना होता है, इजेक्शन करना होता है, अटेम्प्ट करना होता है। एंड इसी के हिसाब से दोनों पायलट्स ने इजेक्शन अटेम्प्ट किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो एक पायलट हैं उनको इतना ज़्यादा इंजरी हो गया कि उनकी मृत्यु हो जाती है। और हो सकता है कि इजेक्शन के दौरान, या फिर इजेक्शन का जो इम्पैक्ट होता है ना, क्योंकि जो एयरक्राफ्ट है, मान लीजिए अचानक से इतना ज़्यादा इजेक्शन होता है ऊपर की तरफ कि पायलट काफ़ी फीट ऊपर चला जाता है और उसके बाद धीरे धीरे करके पैराशूट के माध्यम से लैंड करता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। ये तो बस जान बचाने वाली चीज़ है कि अपना कैसे भी करके जान बचाया जा सके। और जो दूसरे पायलट थे उनकी फॉर्चुनेटली जो है वो सेफ हैं, और इस समय जामनगर के हॉस्पिटल में उनको ट्रीट किया जा रहा है। एंड एज पर रिपोर्ट उनकी जो हेल्थ कंडीशन है वो स्टेबल इस समय बताई जा रही है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे पिक्चर्स में, बहुत ही भयानक था, मतलब जिस तरह से आगजनी हो रही थी, और आप देख पाओगे क्लियरली यहाँ पर जो पूरा का पूरा फाइटर जेट है वो जलकर राख हो जाता है। अब इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन चलेगा, लेकिन क्वेश्चन यही है कि आखिरकार इसका कॉज क्या हो सकता है। देखो, अभी तो प्रॉपर जब इन्वेस्टिगेशन आएगा, रिपोर्ट आएगा, तब पता चलेगा, लेकिन जो टेक्निकल मैल फंक्शन की यहाँ पर बात कही जा रही है, अब टेक्निकल मैल फंक्शन में बहुत सी चीजें हो सकती हैं। इंजन फेलियर हो सकता है, एवियोनिक्स इश्यूज हो सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स इश्यूज हो सकते हैं, हाइड्रोलिक सिस्टम फेलियर हो सकता है, बर्ड हिट कर सकता है, इस तरह के टेक्निकल मैल फंक्शन हो सकते हैं। लेकिन इसको देखते हुए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, जब भी इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ऑर्डर की जाती है, और इस इंक्वायरी के अंदर बेसिकली कुछ चीज़ों पर फोकस किया जाता है। एक तो ब्लैक बॉक्स हो गया, जिसमें फ्लाइट का डेटा है वो रिकॉर्ड होता है, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड किया जाता है, तो वो सारे डेटा इसको खंगाना जाएगा। फिर इसके अलावा जो मेंटेनेंस हिस्ट्री रही है उस पर्टिकुलर फाइटर जेट की, वो देखना होगा, ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स देखना होगा, और जो आई विटनेस हैं, जो रडार डेटा है, उसको भी चेक किया जाएगा। एंड एज पर दोज फाइंडिंग्स यहाँ पर जो भी एक्शन लेना है वो आगे लिया जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कई लोग अगर सोच रहे होंगे कि जिस
पायलट की मृत्यु हुई है वो क्या कोई नए पायलट थे? नहीं, ऐसा नहीं है। जो पायलट की हम बात कर रहे हैं ना, ही वॉज हाईली ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर, और उनकी जो आइडेंटिटी है अभी वो डिस्क्लोज नहीं की गई है। लेकिन अब मैं यहाँ पर मेन मुद्दे पर आता हूँ। मेन मुद्दा ये है कि रिसेंट ईयर्स में अगर आप देखोगे तो इट इज नॉट जस्ट वन आइसोलेटेड इवेंट। अगर आप रिसेंट टाइम्स में देखें, चाहे जैगुआर हो गया, बाकी के इंडियन एयरफोर्स के जेट्स हो गए, स्पेशली मिग-21, सुखोई 30, यहां पर जिस तरह के इंसिडेंट सामने आए हैं, इसकी वजह से सीरियस कंसर्न्स रेज होता है। और इंडियन एयरफोर्स ने पिछले कुछ वर्षों में, स्पेशली क्योंकि कल जो है जैगुआर का एक्सीडेंट हुआ था, तो यहां पर मिड लाइफ अपग्रेड किया गया है, जैसे कि डायरन 3 एवियोनिक्स अपग्रेड उसके अंदर किया गया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस तरह के जो एयरक्राफ्ट है ना, जैगुआर वगैरह, वो 40 साल से ज्यादा हो चुके हैं, अभी भी इंडियन एयरफोर्स के अंदर में है, जिसकी वजह से उसके मेंटेनेंस में बहुत ज्यादा चैलेंजेस आता है, उसके ऊपर रिलाई करना बहुत मुश्किल है। तो इसी के कारण यहां पर, क्योंकि इतना ज्यादा पुराना हो गया है फाइटर जेट, उसका आप कितना भी मेंटेनेंस कर लो, अल्टीमेटली आपको समझना है कि एक पर्टिकुलर लाइफ होती है किसी भी फाइटर जेट की, और एक पर्टिकुलर समय से ज्यादा आप उसका इस्तेमाल करोगे तो वो रिस्की हो जाएगा। तो यहां पर कई सारे और प्रॉब्लम्स हैं। देखिए, एक तो मैं आपको बताता हूं, लेगेसी प्लेटफॉर्म स्टिल इन सर्विस। स्पेशली यहां पर मैं बात करूंगा मिग-21 की। मिग-21 के तो बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं। 1964 में इंडियन सर्विस के अंदर एंटर हुआ था मिग-21, और उसके बाद से इसमें बहुत सारे अगेन अपग्रेड्स किए गए। प्रॉब्लम यही है कि हमने फाइटर जेट्स की सिर्फ अपग्रेडेशन पर फोकस किया है। नए फाइटर जेट्स पिछले काफी समय से हमने इंडक्ट नहीं किया था। अभी रिसेंटली, हाँ, ये बात सही है कि फ्रांस का जो राफेल है वो धीरे धीरे करके इंडक्ट किया जा रहा है, हो चुका है जो भी है। फिर उसके बाद भारत में बनाया जाएगा या फिर आगे क्या होगा वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी के लिए जितना लिमिटेड हमने ऑर्डर दिया था राफेल का, वो इंडक्ट हो चुका है। इसके बावजूद भी अभी बहुत ज्यादा कमी है फाइटर जेट्स की। फिर यहां पर क्या है ना, मिग-21 की अगर हम बात करें तो इसका क्रैश रेट बहुत ज्यादा हाई है। आप सोच के देखो, इतने दशकों में 400 से ज्यादा क्रैश, ये कोई छोटा नहीं होता है। 400 से ज्यादा क्रैश मिग-21 के हुए हैं अकेले, जिसमें 200 पायलट्स जो हैं वीर गति को प्राप्त हुए हैं। एंड इसी की वजह से यहां पर इसका जो निकनेम दिया जाता है, फ्लाइंग कॉफिन, विडो मेकर करके। फिर यहां पर एक और चीज है कि ये जो एयरक्राफ्ट हैं, दे वर नॉट डिजाइन फॉर प्रोलॉन्ग्ड सर्विस लाइफ। बहुत लंबे समय तक आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी ये इंडियन एयरफोर्स के अंदर देखने को मिलेगा। फिर इसके अलावा यहां पर इंडियन एयरफोर्स का कहना है कि 2025 के एंड तक मिग-21 को हम सभी फाइटर जेट्स को रिटायर कर देंगे। लेकिन प्रॉब्लम यही आ रहा है कि एचएएल की तरफ से जो तेजस की डिलीवरी दी जानी थी, वो अभी तक उतने बड़े स्केल पर नहीं हो पा रही है। फिर इसके अलावा यहां पर अगर हम बाकी के एयरक्राफ्ट की बात करें, जैगुआर, मिराज 2000, सुखोई 30 MKI, तो इन सब में ज्यादातर क्रैश क्या है, मैकेनिकल फॉल्ट्स की वजह से देखने को मिलता है। चाहे हाइड्रोलिक फेलियर हो गया, इंजन में कोई प्रॉब्लम आ गई, ऑयल पंप मेल फंक्शन कर गया। और इसमें एक और प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल जैगुआर, इसको भी लंबा समय हो चुका है, 40 साल से ज्यादा इंडियन एयरफोर्स के अंदर। अब क्या है कि वैसे ये ओरिजिनली कहां बनाए गए थे, फॉरेन कंट्री में बनाए गए थे, तो जो इसके स्पेयर पार्ट्स वगैरह मिलते थे वो आपका रशिया, फ्रांस से आता था। लेकिन इतना लंबा समय हो गया, क्या वो देश वो स्पेयर पार्ट्स अभी भी प्रोवाइड कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो स्पेयर पार्ट्स, जो ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स है, वो इन एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल नहीं होता। एंड इसकी वजह से हम इंडिजिनियसली भारत के अंदर उसको बनाने की कोशिश करते हैं, उस तरह के पार्ट्स को, ताकि कहीं ना कहीं हम उसको लगा सकें और फिट कर सकें। तो आप समझ रहे हो, जो ओरिजिनल स्पेयर पार्ट होना चाहिए था, वो भी इन एयरक्राफ्ट्स के अंदर इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। फिर इसके अलावा मेंटेनेंस की भी बहुत इश्यूज आते हैं। देखो, ग्राउंड सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई नया फाइटर जेट है तो चलो फिर भी उसका मेंटेनेंस जो है वो कुछ टाइम बाद होता रहेगा तो काम चल जाएगा। लेकिन जो पुराने फाइटर जेट्स हैं, उनको आपको रेगुलर बेसिस पर उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है। और इसी की वजह से क्या है कि जो पर्सनल काम कर रहे हैं ग्राउंड पर, उनकी कैपेसिटी कम है, लिमिटेड स्पेयर पार्ट्स हैं, तो जिसकी वजह से अगेन प्रॉब्लम आता है और क्रिटिसाइज किया जाता है कि भारत के अंदर इसका जो मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बड़े स्तर पर नहीं है। फिर इसके अलावा यहाँ पर प्रॉब्लम एक और चीज़ है कि भारत सरकार कोशिश तो कर रही है कि हम सेल्फ रिलायंट बने। अब सेल्फ रिलायंट में क्या है कि हमारा खुद का फाइटर जेट होना चाहिए, जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो भी हम भारत के अंदर ही बना रहे हैं। अच्छी बात है, भारत में बना रहे हैं, लेकिन क्वालिटी को लेकर अगेन कई सारे सवाल उठते हैं। जैसे कि क्या है ना कि भारत में अगर हम कोई स्पेयर पार्ट्स का ऑर्डर किसी कंपनी को दे रहे हैं, कोई छोटे छोटे वेंडर्स को दे रहे हैं, तो हो सकता है कि एक वेंडर जो है दूसरे क्वालिटी का बनाएगा, दूसरा वेंडर किसी और क्वालिटी का बनाएगा। तो इन सब में इश्यूज आ रहे हैं।
तो क्वालिटी कंट्रोल कहीं ना कहीं उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन ये है कि सरकार इस क्राइसिस से निपटने के लिए क्या कर रही है। एक तो मिग 21 जो है इसको पूरी तरह से फेज आउट करना होगा और सरकार कह रही है कि हाँ 2025 तक हम इसको पूरी तरह से हटा देंगे। नए एयरक्राफ्ट लाने होंगे, HAL का जो तेजस MK-1A हो गया, राफेल फाइटर जेट्स हो गया, इसके अलावा यहाँ पर AMCA जो है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, इसको लेकर काम चल रहा है। तो इन सब का इंडक्शन तेजी से करना होगा, ट्रेनिंग सेफ्टी ऑडिट्स पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। लेकिन देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट है नए फाइटर जेट्स को इंडक्ट करना। अगर आप रिसेंटली जो हमारे एयर चीफ हैं AP सिंह, उनका बयान देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है भारत के लिए। यहाँ पर उन्होंने खुद इस चीज़ को कहा कि HAL के द्वारा समय पर डिलीवरी नहीं की जा रही है तेजस एयरक्राफ्ट की। अगर तेजस एयरक्राफ्ट सही समय पर डिलीवर किया जाता तो ये जो पुराने एयरक्राफ्ट हैं हम उसको फिज आउट कर पाते। लेकिन अब उसमें भी प्रॉब्लम है, इंजन वगैरह की हम सप्लाई फॉरेन से ले रहे हैं, तो वो कितना जल्दी सप्लाई कर पाते हैं, उसमें डिले हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें, आई होप कि आपको इस वीडियो के माध्यम से जो इश्यूज हैं इंडियन एयरफोर्स के अंदर फाइटर जेट्स को लेकर वो समझ में आया होगा। एंड जाने से पहले आप सबके लिए एक क्वेश्चन है, क्या आप बता सकते हो मिशन दिव्य अस्त्र ये कौन से मिसाइल सिस्टम से रिलेटेड है, आपको बताना है। इसका 4 ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।